बारिश में बड़े पेड़ पर ससुराल। आज पूजा की शादी का दिन है। पूजा बड़ी ही खुशी के साथ दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी, तभी उसकी सहेली जूली उसके कमरे में आती है। अरे जूली, आज कहाँ रह गई थी तू? कब से वेट कर रही थी मैं तेरा। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी और मैं ना, ऐसा हो सकता है भला? आज का दिन तो तू कभी नहीं भूल पाएगी। क्या मतलब? कहीं तू मेरे पति कुणाल को तो चुराने की नहीं सोच रही है? हाँ, मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही है। मैं तो तेरे लिए ये चॉकलेट भी लाई हूँ। तुझे पता है इसे खाकर तू बेहोश होगी और मैं तेरी जगह ले लूंगी। भक्त पागल, मजाक मत किया कर, कुछ भी बोलती है। मुझे पता है ये चॉकलेट इसलिए लाई है क्योंकि मुझे पसंद है। चल दे मुझे। पूजा जूली की बात को मजाक समझकर चॉकलेट खा लेती है और फिर वही होता है जो जूली ने कहा था, वो बेहोश हो जाती है। पूजा, ओ पूजा, तैयार हो गई? अरे बेटा, तू तो पहले से तैयार है और घूंघट भी कर रखा है। चल बाहर चल। जाने अनजाने में पूजा की माँ जूली को पूजा समझकर अपने साथ ले जाती है और कुणाल के साथ बिठा देती है और ऐसे ही जूली और कुणाल की शादी हो जाती है। जब बारात जाने का टाइम होता है तो पूजा बाहर आती है। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। पूजा, तुम वहाँ हो तो यहाँ कौन है? कुणाल घूंघट हटाते है तो जूली को देखता है। जूली, ये क्या हरकत है? तुमको पता भी है क्या किया तुमने? कुणाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ये सब किया। मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कई बार बोला था तुझे, हर बार तूने मजाक में मेरी बातों को लिया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैं शादी को नहीं मानता। तभी शकुंतला देवी जो कुणाल की माँ थी वो आगे आती हैं और बोलती हैं, देख कुणाल, तू माने चाहे ना माने, तेरी शादी इससे हुई है और यही आज से तेरी बीवी है। पर माँ, मैं तो। कुणाल चुप, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। घर लेकर चल इसे। और पूजा बेटी, हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम खुद मजबूर हैं। सभी लोग जूली को लेकर घर की ओर चल देते हैं। कार में कुणाल की आंखों में दर्द नजर आता है तो जूली के चेहरे पर मुस्कान जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोलती है, कुणाल, हमारा बंगला कितना बड़ा है और कितने लोग रहते हैं वहाँ? गाड़ियाँ कितनी हैं? कुणाल उसका हाथ हटा देता है। दूर रहो मुझसे तुम, और ये जो सपने देख रही हो तुम, सब चकनाचूर होगा तुम्हारा। हाँ हाँ पतिदेव, जो आपकी आज्ञा। एक बार घर तो पहुँचने दो। इतनी अच्छी बहू बनूंगी कि तुम्हारी माँ सब मेरे नाम कर देंगी। जूली कुणाल के घर पहुँचती है और गाड़ी से उतरती है उसकी नजर पड़ती है बड़े बंगले पर। वो खुश होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी शकुंतला देवी उसका हाथ पकड़कर रोकती है। बहू, कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, घर ही जा रही हूँ। अच्छा, आपको रस्म करनी होगी ना? ठीक है, मैं रुकती हूँ। अरे चुप कर, कितना बोलती है। रस्म वसम उसकी होती है जिसे बहू बना कर लाया जाए। तू तो खुद आई है बहू बनकर। तो फिर रोका क्यों? क्योंकि हमारा घर वो नहीं है, वो है दूसरी साइड वाला। जैसे ही जूली की नजर दूसरी तरफ पड़ती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ एक पुराना सा टूटा हुआ घर था जो था भी पेड़ के ऊपर। कुणाल, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये घर कैसे हो सकता है? ये तो ट्री हाउस जैसा है ना, वो भी पुराने जमाने का। ये हमारे दादाजी ने बनवाया था। यहाँ हमारे देवता का वास है, जिसके कारण हमारी प्रथा है कि जो भी नई बहू हमारे घर आती है वो पहले 2 महीने यहीं रहती है, वरना उस बहू की जान को खतरा होता है। अगर तुम्हें हमारे घर चलना है तो चलो, अच्छा ही होगा, हमें तुमसे छुटकारा मिलेगा। अब बेचारी जूली को मजबूरी में उस घर में ही रहना पड़ता है, क्योंकि अब उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। अच्छा तो बहू, तुम दोनों यहाँ रहो, मैं चलती हूँ। सासू माँ, आप क्यों जा रही हो? आप भी यहीं रहो ना मेरे पास। नहीं बहू, मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी शादी के टाइम तो मैंने गुजारा कर लिया, पर अब नहीं होगा मुझसे। तुम और कुणाल रहो यहाँ। माँ, मैं नहीं रहूंगा अकेले इसके साथ, मैं भी चल रहा हूँ। देख बेटा, रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। शकुंतला चली जाती है और कुणाल को ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ता है। रात का समय होता है। जूली आराम से लेटी होती है, तभी एक चूहा उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है। कुणाल भागकर आता है तो वो उसे गले लगाती है। दूर हटो मुझसे तुम, कितनी बड़ी डरपोक हो। एक चूहे से डर गई? अरे इससे भी कोई डरता है क्या? तो तुमको क्या किसी से डर नहीं लगता? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तभी एक कॉकरोच आ जाता है, जिसे देखकर कुणाल डरकर जूली के गले लग जाता है, जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। तभी कुणाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप सो जाता है। जूली को वहाँ बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी वो कुणाल के लिए सब सह रही थी। कुणाल सब देख रहा था पर कुछ नहीं बोलता। ऐसे एक दिन देर रात बहुत जोरों की बारिश होती है और कुणाल बाहर होता है। जूली घर में अकेली बहुत डर जाती है। जब कुणाल आता है तो घर में पानी भरा देख और जूली को देखकर उस पर हंसता है। क्या हुआ पत्नी जी, आया मजा बारिश में बड़े पेड़ वाले ससुराल में? चलो, कम से कम पत्नी तो माना आपने मुझे।
समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जूली, बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा घर टिकने वाला है, हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ कुणाल, एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और बारिश होने तक मैं अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि बिना रस्म के तुम्हारे घर नहीं जा सकती ना। कुणाल अपने घर चला जाता है पर जूली नहीं जाती, वो उसी घर में रहती है। कुणाल घर जाकर रात के समय जूली का हाल पूछने के लिए कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। वो उसके पापा को कॉल करता है तो उसे पता चलता है वो घर नहीं गई है। कुणाल भागते हुए उसे ढूंढने लगता है। आखिर में जब वो बड़े पेड़ वाले घर पर जाता है तो देखता है कि वो घर गिर चुका है, जिसे देखकर कुणाल फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरी जूली मुझे छोड़कर चली गई। तो मैं कौन, भूत हूँ? जूली को देखते ही कुणाल उसे गले लगा लेता है। आज के बाद कभी ऐसा मत करना, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता, तुमको तो छुटकारा मिल जाता मुझसे। पागल हो क्या तुम? जब पसंद नहीं करता था तब गले पड़ी थी, अब करता हूँ तो जाना चाहती हो? मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बारिश में बड़े पेड़ पर ससुराल देख जूली डर तो गई थी, पर अब उसे कहीं न कहीं इस घर से प्यार हो गया था, क्योंकि इस घर ने जूली को सुख तो नहीं दिया पर उसकी जबरदस्ती की शादी को एक प्यार भरा नाम जरूर दे दिया। किशनपुर गांव में महेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे बिट्टू के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेश। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था, साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए, कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही बड़ा 10 रुपए का पुराना नोट ही मिला। 10 रुपए ही है जेब में, क्या करूं मैं? हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी कब तक भूखी रहेगी? अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। पिंकी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वो भागते हुए महेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर।
मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में कागज में लिपटे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से, मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो तो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठा वो सड़क पर निकल गए और तभी एक बार फिर से जोरों की बारिश शुरू हुई। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं। रमा अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा पिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपनी गोद से बिट्टू को उतारकर महेश के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पिंकी के सिर पर बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक और महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। महेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा, पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और पिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी, आए मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज महेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोल कर सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर। वे उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। रमा, रमा, बिट्टू। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं दिखी थी। तभी तो वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए।
इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन इसने हमसे हमारी पिंकी को छीन लिया, हमसे छीन लिया रमा। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा बाबा क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीना वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े